हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर आपका हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज, जिसको लिखा है यशपाल जी ने। तो इस चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे, मतलब इस लेसन के अंदर क्या है और क्या कहानी है बेसिकली इसमें। बट उससे पहले अगर आपने अपना हिंदी का टर्म 2 का सेशन 22 का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा रखा है कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वेटेज क्या है। तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी चैनल पर चल रहे हैं, तो आप अपने अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी यहाँ से कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में सारी यूजफुल वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को दबाकर ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो देखिए, लखनवी अंदाज जो है, उसका अगर हम लेखक परिचय देखें तो यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। यहाँ पर यशपाल जी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से क्या किया, बीए किया, और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने की वजह से ये जेल भी गए। स्वाधीनता का मतलब जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और उसकी वजह से ये जेल भी गए। इनकी जो मृत्यु थी वो 1976 में हुई। ठीक है, लगभग 73 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे, क्योंकि 1903 में ये पैदा हुए थे और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल जी यथार्थवाद शैली के रचनाकार हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक विषमता, अपनी रचनाओं में जो जो इन्होंने रचनाएं की हैं उसमें सामाजिक विषमता, पाखंड एवं रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की, तो उसमें है कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि। और उपन्यास की बात करें तो इन्होंने लिखा है अमिता, दिव्या, दादा कामरेड आदि। तो ये तो हो गया हमारा लेखक का परिचय, यशपाल जी का परिचय। अब हम देखेंगे ये जो लेसन है लखनवी अंदाज, इसकी कहानी को। ठीक है, परिचय देखेंगे और देख लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखो क्या होता है, ये जो लेसन है इसमें आपको ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे लेखक हैं जिनका नाम है यशपाल जी। तो यशपाल जी ने ये जो कहानी है वो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हों या फिर बहुत ही ऐसा गुथी हुई कहानी हो। एक छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, छोटी सी घटना जो उनके साथ घटित हुई, उसी को उन्होंने कहानी के तौर पर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था ये अपनी ज़िंदगी का, जो उन्होंने एक छोटे से किस्से को एक कहानी के रूप में पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, पर एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी ये एक व्यंग्य है, ये जो कहानी है ये एक व्यंग्य है, और ये साबित करने के लिए उन्होंने लिखा था कि बिना कथ्य के। भाई कथ्य का मतलब क्या होता है कि कोई कथ्य हो, कहानी नहीं लिखी जा सकती बिना कथ्य के, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। इस लेसन के अंदर क्या होता है कि यशपाल जी जो लेखक हैं वो सामंती वर्ग पर, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक तरीके से जो वास्तविकता से बेखबर है, और जो लोग एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं, एक दिखावे की जिंदगी को जीते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, जो केवल दिखावे और बनावट की ज़िंदगी को जीते हैं, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखना चाहते। तो ये जो दिखावे की ज़िंदगी है, ये जो मतलब एक दिखावा है ना, तो बनावटी जो शैली है, बनावटी जीवन शैली जो है, उसको बेसिकली यशपाल जी ने यहाँ पर हमारे सामने किया है प्रस्तुत। अब देखो पाठ का सार, इस पर हम आ जाते हैं, जो कहानी हमारी शुरू हो रही है। लेखक जो है, लेखक कौन है आपको मैंने भी बताया है, लेखक हैं इसके यशपाल जी। तो उनको जो है कहीं जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो ये जो उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। लेखक को बहुत दूर नहीं जाना था, रेलगाड़ी के सेकंड क्लास में अधिक किराया लगता है ना। फिर भी लेखक यह सोचकर कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ से बच सकेगा और नई कहानी के बारे में सोच सकेगा, तो इसलिए वो सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है।
ठीक है, तो क्या होता है, लेखक को जाना तो दूर नहीं था और रेलगाड़ी का जो सेकंड क्लास का डिब्बा था उसमें किराया अधिक लगता था, लेकिन फिर भी लेखक ने ये सोचा कि भाई आराम से बैठूंगा ना, अकेला जाऊंगा तो मैं कोई नई कहानी क्रिएट कर पाऊंगा। पहले क्या होता था, भाई लेखक थे तो उनको तो लिखने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए थी ना जहाँ वो शांति के साथ, आराम के साथ कुछ सोच विचार सके और अपनी कहानी लिख सके। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ तो होगी नहीं, तो मैं कोई नई कहानी लिख लूँगा आराम से बैठ के। थोड़ा महंगा तो होगा किराया, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब क्या हुआ, सेकंड क्लास में खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखे जा सकते हैं। लेखक ने ये भी सोचा कि भाई नज़ारे भी अच्छे होंगे, आराम से मैं बैठकर नज़ारों का आनंद लूँगा और अपना यात्रा करूँगा। लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए, क्योंकि टिकट लिया था तो चढ़ गए। और पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी, है ना। अब तो रिजर्वेशन भी लोग पहले ही करा लेते हैं, पहले तो कम ही लोग इससे जाया करते थे। तो और पता भी नहीं होता था कि भी पता नहीं सामने हमें कौन मिल जाए डिब्बे में बैठा हुआ। तो लेखक तो ये सोचकर चढ़े कि रेलगाड़ी का डिब्बा बिल्कुल खाली है। उसमें एक बर्थ पर लखनऊ का नवाबी मुद्रा में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठा था। लेकिन देखो, लेखक की गलतफहमी हो गई दूर। यशपाल जी जो है सोचकर तो ये चढ़े कि शायद डिब्बे में कोई नहीं है, मैं आराम से अपनी कहानी लिखूंगा। लेकिन वो ये देखकर चौंक गए, मतलब एक तरीके से, कि उसकी मतलब उसमें एक बर्थ पर जो लखनऊ के एक नवाब थे, सफ़ेद पोश नवाब थे वो, और सज्जन टाइप के लग रहे थे, पालथी मारे आराम से बैठे हुए थे। मतलब डिब्बा खाली नहीं मिला यशपाल जी को। अब देखो यहाँ पर जो हमारे यशपाल जी हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इन सफ़ेद पोश सज्जन को। सफ़ेद पोश सज्जन जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक नवाब हैं। तो कहते हैं कि उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। मतलब ये जो सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे, ये कोई नवाब हैं, तो इनके सामने मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे ताज़े चिकने खीरे रखे थे तौलिए पर। लेखक के वहाँ अचानक से आ जाने पर उनके एकांत में डिस्टर्बेंस हो गई, मतलब वो डिस्टर्ब हो गए थोड़े से। ऐसा लगा लेखक को कि मेरे आ जाने से शायद ये जो आराम से बैठे हुए थे इनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अतः उनके चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा था। होता है ना कि मतलब कोई अगर हमसे अनकंफर्टेबल हो जाए तो फिर भी दिख जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही वो जो सफ़ेद पोश सज्जन थे, नवाब थे, वो भी थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। नवाब साहब ने लेखक के प्रति उत्साह नहीं जताया। मतलब देखकर कोई ना ऐसे एक्साइटमेंट सी नहीं दिखाई कि भी हाँ कोई आ रहा है, चलो एकदम हल्की सी स्माइल करूँ या कुछ करूँ, तो कुछ नहीं। नवाब साहब को क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हुई देखकर लेखक को, तो लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान दर्शाते हुए आंखें चुरा ली। अब देखो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इनको इग्नोर कर दिया आराम से, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है, नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे लेखक भी आराम से बैठ गए कि कोई नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं भी तुम्हें करूँगा, दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। तो आगे क्या होता है, लेखक नवाब की साहब की असुविधा और संकोच के बारे में अनुमान लगाने लगे। अब लेखक सोच रहे थे कि भाई ये जो नवाब साहब हैं ये संकोच क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना अंदाज़ा लगाने लगे। ये संभव था कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के ख्याल से, किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब उन्हें ये अच्छा ना लगा हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। तो अब देखो लेखक ये सोचने लगे कि शायद नवाब साहब ने ना इस ख्याल से जो है सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा कि मैं जो है आराम से अकेला यात्रा करूँगा, अकेला सफ़र करूँगा मैं, है ना। और अब शायद ये इसलिए अनकंफर्टेबल हो गए कि शहर का कोई इंसान, ये तो अपने आप में नवाब है, कि शहर का कोई सफ़ेद पोश जो है उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते हुए, सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखेगा, तो शायद वो क्या सोचेगा। तो लेखक यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, आगे है गाइस आपका, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए शायद इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। तो लेखक अपने मन मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने अकेले सफ़र करने के लिए तो यहाँ पर सेकंड क्लास का टिकट खरीदा है, और अब ये सोच रहे हैं कि भाई इसने मुझे देख लिया अकेले में सफ़र कर रहा हूँ, तो शायद इनको थोड़ी सी मतलब ऐसा ऐसा सा फील हो रहा हो, और शायद इन्होंने अपना वक्त टाइम पास करने के लिए कुछ खीरे खरीद लिए हैं, है ना। लेकिन अब किसी सफ़ेद पोश के सामने कैसे खीरे खाएं ये बेचारे, तो खीरों पे भी बाधा पड़ गई, मतलब कैसे खाएंगे ये, यह उलझन उनके मन में ही रही होगी। तो ये सोच रहे होंगे लेखक क्या कर रहे थे, देखो बार बार सोच भी रहे थे नवाब साहब के बारे में, और कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब होता है ना कि एक नज़र हमारी अपने काम पर और एक नज़र उठा उठा के बार बार हम किसी दूसरे इंसान को देखते हैं। तो लेखक बार बार कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। नवाब साहब भी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर पूरी स्थिति पर गौर कर रहे थे। इसके बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित कर खीरे खाने का आग्रह किया। अब देखो थोड़ी सी बातचीत इनके बीच शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि खीरे थे उनके पास, नवाब साहब के पास, तो नवाब साहब ने लेखक
को बोला कि भी आप भी खीरे खा लो, उनसे रिक्वेस्ट की एक तरीके से, मैं ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत बोला होगा। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा। तो लेखक सोचने लगे अभी तो ये बोल भी नहीं रहे थे और अभी मुझे खीरे ऑफर कर रहे हैं। तो लेखक को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, है ना। उन्हें लगा कि नवाब साहब शराफत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अतः लेखक ने हमारे क्या किया, शुक्रिया कह के भाई नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना, नवाब साहब को खीरे खाने को उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, फिर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। जिस तौलिए पर खीरे रखे थे उस तौलिए को झाड़ा और उसको सामने बिछा दिया। फिर खीरों को पानी से धोया और तौलिए से फिर उनको पोंछ लिया। जेब से फिर चाकू निकाला और खीरों के सिर काटे और उनसे गोदकर झाग निकाला। आपने देखा भी होगा ना, खीरों को ऊपर से काटते हैं जहाँ डार्क वाला ग्रीन होता है और फिर उसको घिसते हैं ताकि उसमें से वाइट कलर का जो झाग है वो निकल जाता है। बेसिकली ये बोला जाता है, हमारे घर में तो कोई कड़वाहट निकाल रहे हैं इसकी। तो किस किस के घर में ऐसा बोला जाता है कि भाई हाँ, खीरे का ऊपरी झाग निकालने से उसकी कड़वाहट मर जाती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो ऐसा ही यहाँ पर किसने किया है, ऐसा ही यहाँ पर नवाब साहब ने किया है। बड़ी मतलब नज़ाकत से सारे काम कर रहे हैं वो। पहले तो तौलिए को बिछाया सामने, आराम से उस पर जो है खीरों को पानी से धोया और उस साफ़ सुथरे तौलिए पर पोंछकर उस पर रख दिया। जेब से बड़े स्टाइलों में उन्होंने चाकू निकाला और सिर काटकर गोदकर झाग निकाल दिया खीरों का। फिर खीरों को छील कर तौलियों पर सजा दिया बड़े नज़ाकत और स्टाइल के साथ। इसके बाद नवाब साहब ने बहुत करीने से बड़े स्टाइलों में खीरे की फांकों पर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो बेसिकली नवाब साहब पूरी नज़ाकत यहाँ पर दिखा रहे हैं। सब देखकर सोच रहे थे कि मियाँ बनते तो रईस हैं पर लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं, है ना। तो नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से कहा, शौक फरमाइए, मतलब खा लीजिए इसको, लखनऊ का बालम खीरा है। तो ये किसका डायलॉग है, ये नवाब साहब ने कहा है कि भाई खा लीजिए, शौक फरमाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, ऐसा वैसा नहीं है। खीरों को देखकर, क्योंकि देखो नमक मिर्च उस पर बढ़िया तरीके से बुरक दिया था, खीरों को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन एक बार इनकार कर चुके थे। इसलिए अब देखो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी तो उसको बना के रखना भी ज़रूरी था। अतः फिर से उन्होंने बोला नहीं नहीं शुक्रिया, और इस वक्त तो बिल्कुल भी मन नहीं है, मैदा भी कमज़ोर है। अब देखो मैदा भी कमज़ोर है का मतलब मेरा पाचन ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, आप ही खाइए। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वो मना कर रहे हैं उनको खीरा खाने को। आगे क्या होता है गाइस, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और पूरे दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट से नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पूछ लिया, है ना। जब जेब से चाकू निकाला तो दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाड़ निकाल दिया। ये देखो ये चीज़ तो हमने समझ ली है इसको, ठीक है, कि सजा दिए हैं उन्होंने। तो देखो यहाँ पर जो है लेखक ने मना तो कर दिया है। ये रहे हमारे लेखक, आप देख सकते हैं, और इधर जो है लखनऊ के नवाब भी हैं एक साइड। तो अब देखो लेखक ने मना तो कर दिया कि भाई मुझे नहीं खाना। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। मतलब क्योंकि नवाब साहब ने उस पर जो है अपना मिर्च नमक लगाए थे, तो उन्होंने देखा, बड़े एकदम ध्यान से उसको देखा। खिड़की के बाहर देखकर बहुत लंबा सा उन्होंने सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर अपने होठों तक ले गए, है ना, होठों तक ले गए। फांक को उन्होंने फिर सूंघा, होठों तक ले जाके उस फांक को उन्होंने सूंघा और स्वाद के आनंद में बिल्कुल पलकें मूंद ली, आंख बंद करके मतलब जो है उसको सूंघ रहे थे वो। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मतलब हमारे जो लेखक है ना, उनके मुंह में पानी आ रहा था लेकिन उन्होंने गले से उतार लिया। तब नवाब, मतलब जो हमारे नवाब साहब हैं उनके भी मुंह में पानी आ रहा था देखकर, लेकिन नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, फेंक दिया। मतलब नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से मतलब जो है अपना उसका रस का स्वाद ले रहे थे और उनको बार बार खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को इस तरीके से खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पूछ लिए, होठ पूछे और फिर गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। किसकी ओर? लेखक की ओर। और मानो वो ये कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब एक तरीके से अगर लेखक ने उनको मना कर दिया खाने से, तो जो हमारे नवाब साहब हैं वो भी क्या शो कर रहे हैं कि ये हम लोग का खाने का तरीका है, अगर तुम नहीं खाओगे तो इसमें तो मतलब हमारी आन बान शान के खिलाफ हो जाएगी बात, हमें भी नहीं खाना। तो उन्होंने सूंघ सूंघ कर हर एक फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर, ठीक है, होता है ना जैसे कि हम कोई भारी भरकम काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, ऐसे ही नवाब साहब क्या कर रहे थे कि खीरे की तैयारी, ऐसा लग रहा कि बहुत तैयारी उन्होंने की हो और इसका जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तो इस तरीके से अपनी नवाबी के उसमें मतलब वो इतना
थोड़ा सा स्टाइल मार रहे थे कि खीरे को खाया भी नहीं, उसको जस्ट सूंघ कर ही उन्होंने फेंक दिया। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक तरीके से हंसी हंसी में लेखक हमसे कह रहे हैं कि एक इन्होंने नया तरीका ही बताया है। जस्ट खीरे की फाक को काटा, सूंघा, उसका स्वाद ले लिया, तो एक नया ही तरीका इन्होंने ईजाद कर दिया है और इससे इनकी भूख भी मर गई, तृप्ति भी हो गई। नवाब साहब की ओर से भरे पेट को के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब अब क्या किया, नवाब साहब ने जस्ट सूंघ करके ही उसके बाद जो लास्ट में बपली मतलब डकार ली उन्होंने, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे संतुष्ट हो गए हों, इनका पेट भर गया हो। नवाब साहब ने बताओ मतलब कितना बढ़िया काम किया है। और ऐसा हमारी तरफ मतलब लेखक की तरफ उन्होंने इस तरीके से देखा, जैसे कि देखकर ये कहा, मतलब देखकर उन्होंने बोला नवाब साहब ने, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखो अपनी ही भाषा में वो कह रहे हैं, खीरा होता तो स्वादिष्ट है लेकिन जो है ना ये कभी कभी मतलब हाजमे के लिए मेरे पे थोड़ा सा बोझ डाल देता है, हाजमा नहीं हो पाता इससे। तो इस तरीके से यहाँ पर नवाब साहब दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, खीरा होता तो अच्छा है, मतलब मैंने सूंघ कर ही उसकी तृप्ति कर ली है, सूंघ कर ही मैंने पेट भर लिया है उसको, और अगर तुमने नहीं खाया तो हम भी कैसे खा सकते हैं, ये तो हमारी जो है शान के खिलाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है लास्ट में हमारे राइटर बोलते हैं, हंसी हंसी में इस चीज़ को कहते हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब उनके जो ज्ञान के आंखें मतलब आंखों में जो है खुल गए, कितना आंखें खुल गई मेरी ये चीज़ देख के। पहचाना है, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है ना। लेखक हमारे लास्ट में एक सवाल कर रहे हैं अपने आप से भी या हमसे भी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना भर से इंसान का पेट भर जाता है और उसको डकार भी आ जाती है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो जैसे ही उन्होंने, लेखक ने ये हमारे सामने कहानी प्रस्तुत की है, वो यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर नवाब साहब बिना खीरे को खाए उसकी केवल सुगंध मात्र से अपना पेट भरकर डकार भी ले सकते हैं, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के, क्या कोई लेखक की इच्छा मात्र से अगर लेखक की इच्छा करे तो क्या हम कोई कहानी नहीं लिख सकते, कोई कहानी नहीं बन सकती। सो गाइस, इस छोटे से इंसिडेंट को लेखक ने बहुत ही हास्यप्रद तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने जो है कटाक्ष किया है जो सामंती वर्ग होता है उस पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लखनवी अंदाज की स्टोरी आपको क्लियर हो गई हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ के लिए, और शेयर करें अपने सारे के सारे कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप देख सकते हैं अलग अलग चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके। और साथ ही साथ अगर आपको जो है गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिलेबस अगर नहीं पता है तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।